हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फिज़िक्स फैंटम। आज मैं आपको क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगता है। इसके कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी और आई एम डैम श्योर कि ये जो क्वेश्चंस हैं ना ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ what are the values of angle of incidence I and angle of reflection R for normal incidence of light on the plane mirror। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहली चीज़ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे मैं छोटा सा डायग्राम आपको समझाती हूँ। ये हमारा सरफेस हो गया। यहाँ पे जो लाइन ये इंसिडेंट करती है ना, इसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ नीचे बनता है। ये लाइट वापस से, ये जो रे है ये वापस से रिफ्लेक्ट करती है, इसे हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। आपको अब दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर हो गया था। सो जो ये इंसिडेंस करी ये एंगल आई हो गया, ये रिफ्लेक्ट करी ये हमारा एंगल आर हो गया। ये सब नॉर्मल टू प्लेन पे लाई करते हैं और ये तीनों चीज़ें नॉर्मल टू प्लेन पे रहती हैं। ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में दो लॉज आते हैं। एक तो ये तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, इंसिडेंस, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये तीनों एक में लाई करते हैं। इसके अलावा जो एंगल आई होता है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होता है। ये हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ाया गया है कि ये वाला जो एंगल है आई, ये वाले एंगल आर के हमेशा इक्वल होगा। मतलब कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो अब देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। आपसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर की वैल्यू, रिफ्लेक्शन की वैल्यू पूछी गई है। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल ही होगी। तो आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए एंगल आई हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। और एज आई टोल्ड यू कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होगा। तो ये आई ज़ीरो है तो आर भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सो ये हो गया क्वेश्चन आपका ख़त्म। क्वेश्चन नंबर 1 आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारे पास में ना दो टाइप्स की इमेज बनती हैं। जब आपने रे डायग्राम अगर पढ़ा है, इसमें लाइट चैप्टर में रे डायग्राम पढ़ा है, तो यहाँ पे ना आपको दो इमेजेस दे रखी होती हैं। एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो क्या होती है रियल इमेज और क्या होती है वर्चुअल इमेज, इसके बाद में ये क्लियर हो जाएगा। अब एक होता है जो रेज होती है ना, वो आके एक पॉइंट पे मीट करती हैं। तो जब वो मीट करती हैं तो हमें लगता है कि एक्चुअल में जब मीट कर रही होती है, एक तो इमेज फॉर्मेशन तब होती है और एक एक्चुअल में मीट नहीं करती लेकिन हम उनको मीट करवा देते हैं, तो एक इमेज फॉर्मेशन उस टाइम होती है। तो यहाँ पे जो रियल है ना, रियल इमेज वही इमेज, जो रियल इमेज है ना ये वही इमेज होती है जहाँ पे जो रेज होती हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही होती हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। और जो वर्चुअल इमेज होती है यहाँ पे ये मीट तो नहीं करती लेकिन अपीयर होती है। मतलब ऐसा हमें देख के लगता है कि हाँ ये इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, फिर हम रेस को थोड़ा थोड़ा बढ़ा के एक डॉटेड लाइन से पॉइंट पे जाके मीट करवा देते हैं। जब हम खुद से उनको मीट करवाते हैं एक डॉटेड पॉइंट पे तो उसे हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। और जब एक्चुअल में जो रेज है वो मीट करके इमेज फॉर्मेशन करती हैं तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। स्टेटमेंट देखिए, व्हेन अ रेज ऑफ लाइट फॉर्म एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। मतलब आफ्टर रिफ्रैक्शन जब एक्चुअल में मीट करती हैं रेज तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। और जो इमेज बनती है वो कैसी होती है, रियल होती है। लेकिन जब वो मीट नहीं करती आफ्टर रिफ्रैक्शन, लेकिन ऐसा हमें लगता है कि वो मीट कर रही हैं या हम उनको मीट करवा देते हैं, तो उस टाइम पे जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो होती है हमारी वर्चुअल इमेज। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय द प्लेन मिरर। जो प्लेन मिरर होता है ना उससे जो इमेज प्रोड्यूस होती है उसका नेचर क्या है। देखिए क्वेश्चन हमेशा आपके पास में आता है एग्जाम में ऐसा
कि आपसे इमेज का नेचर हमेशा पूछा जाएगा, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हो, चाहे कॉनकेव मिरर के केस में हो, चाहे प्लेन मिरर के केस में हो। सो आपको ये जो मिरर के जो नेचर होते हैं, कैसी इमेज बनेगी, मिरर का नेचर कैसा होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा, तो ये क्वेश्चंस आपके डेफिनेटली आएंगे एग्जाम में। इसका चार्ट आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। इन क्वेश्चंस को पक्का प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि आपका मोस्टली जो पेपर है ना वो आ रहा है ऑब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव पेपर आने की वजह से ये है कि या तो गलत या फिर सही, मतलब आपको ऐसा नहीं है कि मार्क्स उसमें हाफ या पॉइंट में मिल जाएंगे, तो या तो आपको सही के मार्क्स मिलेंगे या गलत का 0 मिलेगा। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आप कितना अच्छे से इनको प्रिपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा गया है जो प्लेन मिरर होता है ना, उसकी इमेज, उसका नेचर कैसा होगा इमेज का। तो इमेज कैसी होगी उस टाइम पे, वर्चुअल का मतलब मैंने अभी ऊपर आपको समझाया कि जहाँ पे जो पॉइंट्स है ना वो मीट करते हुए हमें लगेंगे कि मीट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में मीट नहीं करते। इसके अलावा इरेक्ट होगी और सेम साइज होगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतने ही साइज की इमेज फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। यहाँ पे आपको रिलेशन लिखना है कि जो फोकल लेंथ f होती है वो और रेडियस ऑफ कर्वेचर r के बीच में क्या रिलेशन होता है। फॉर्मूला इसके ऊपर कई बार न्यूमेरिकल भी आता है, f इज इक्वल टू r/2। f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ, r फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। कई बार फोकल लेंथ का फॉर्मूला पूछ लिया जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर का, तो भी आपको यही लिखना है। रिलेशन पूछा जाए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, तो भी आप यही लिखेंगे, f इज इक्वल टू r/2। क्वेश्चन नंबर 5 इज नेम द मिरर विच एक्ट एज। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ना 2 मिरर्स होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन क्वेश्चन ये कहता है कि कौन से मिरर को कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं, कौन से मिरर को डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं। तो जो कन्वर्जेंट मिरर होता है वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसे हम कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। डाइवर्जेंट मिरर किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर को कहा जाता है। क्वेश्चन अभी आप पढ़ेंगे तो इजी लग सकता है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रे में आपको कन्फ्यूजन हो, फिर आप ये भी भूल जाएं कि कन्वर्जेंट मिरर कौन सा होता है, डाइवर्जेंट मिरर कौन सा होता है। तो इसको बार बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कन्वर्जेंट मिरर जो होता है वो हमारा कॉनकेव मिरर होता है, डाइवर्जेंट मिरर जो होता है वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज मिरर दैट गिव्स एन इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इन लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कौन सा मिरर है जिससे इरेक्ट और बड़े साइज़ की इमेज ऑब्जेक्ट की मिलती है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट है ना उससे बड़ा साइज़ इमेज का बन रहा है। तो ऐसा कौन सा मिरर होता है, हमेशा याद रखिएगा कि वो होता है हमारा कॉनकेव मिरर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है नेम द रियर व्यू मिरर यूज्ड इन द व्हीकल्स। जो भी कार, बस, स्कूटर, ट्रक, कोई भी जो व्हीकल होता है उसमें साइड मिरर लगा होता है, जो कि पीछे वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनको देखने में हेल्प करता है, एक्सीडेंट के केस को कम से कम करने में, और हमारी हेल्थ की सेफ्टी के लिए व्हीकल्स में ये साइड मिरर लगा दिया जाता है, जिससे कि हमें पीछे आने वाले व्हीकल का पता लगे कि कौन सा व्हीकल आ रहा है और हम उससे अपने आप को बचा पाएँ। इसका बेनिफिट बहुत होता है, लेकिन कुछ आज के टाइम में जो कुछ यंगस्टर्स होते हैं वो स्टंट के केस में क्या करते हैं कि इसको ना मिरर को, साइड वाले मिरर को हटवा देते हैं, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट केसेस बढ़ जाते हैं। बट मेक श्योर ये करना है कि ये चीज़ नहीं करनी है। वेल क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये कहता है नेम द रियर व्यू मिरर यूज इन व्हीकल्स। जो व्हीकल्स होते हैं उनमें जो रियर व्यू मिरर यूज़ किया जाता है वो कौन सा होता है। सो आंसर हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या कहता है व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए यहाँ पे ना मैं आपको 2 कंसेप्ट्स बता देती हूँ, एक होता है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। पहली चीज़, ये लाइट है इंसिडेंस रे, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब कि ये एक मीडियम है, ये एक मीडियम, ये हमारा सेकंड मीडियम। एक मीडियम एयर ले लीजिए, एक वाटर ले लेते हैं। ओके, यहाँ से लाइट आई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई, तो ये कौन से मीडियम में रह गई, ऊपर एक ही मीडियम के अंदर एयर में ही रह गई, तो ये चीज़ होता है हमारा रिफ्लेक्शन। सेकंड डायग्राम देखते हैं, ये रे हुई और ये यहाँ पे नीचे आई, तो मतलब ये एयर और ये हुआ वाटर।
यहाँ पे रे यहाँ आती है, फिर नीचे मुड़ जाती है, इतना तो नहीं मुड़ेगी, खैर इतना थोड़ा सा जाएगी, तो ये जो है ना एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफ़र हो गई रे, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। साइंटिफिक लैंग्वेज में तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। जब रे एक ही मीडियम में रहती है, इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट होके एक ही मीडियम में रहती है, तो उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब रे रिफ्रैक्शन के बाद में दूसरे मीडियम में पास ऑन हो जाती है, तो उसे हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। ये चीज़ समझ में आई आपको? बेसिक एग्जांपल बताती हूँ। जब आप इमेज देखते हैं, मतलब अपनी मिरर में अपना फेस देखते हैं, तो वो हमारा रिफ्लेक्शन हो गया। और जब आप पानी ग्लास में पानी लिया, उसमें आपने पेंसिल को डिप करा, तो पेंसिल थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखी। आपने कॉइन उसमें डाला, सिक्का एक डाला, वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई दिया, तो वो चीज़ें आती है हमारी रिफ्रैक्शन में। ये आता है रिफ्रैक्शन। यही कंसेप्ट हमसे अभी पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, रिफ्रैक्शन में आपने क्या चीज़ देखी, दो मीडियम होते हैं, एक मीडियम से रे पास होते दूसरे मीडियम से गुजर जाती है। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, मतलब ये वाला जो प्रोसेस होता है, ये किसकी वजह से होता है या क्या इसके कॉजेज होते हैं। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। अब जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, वैसे तो स्पीड ऑफ लाइट जो है ना ये पढ़ी जाती है 3 × 10⁵, लेकिन जो मीडियम होते हैं, जैसे एयर में स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी अलग होगी, वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो थोड़ी कम हो जाती है। आपने देखा होगा, आप हवा में टॉर्च मारेंगे ना, एकदम आपको क्लियर दिखाई देगा। पानी में टॉर्च मारेंगे, थोड़ा बहुत आपको मॉलिक्यूल्स की वजह से थोड़ा बहुत ब्लर दिखाई दे सकता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डिफरेंट मीडिया में, मतलब जो डिफरेंट मीडियम्स होते हैं ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस आपको देखने को मिलती है। तो ये हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस थे लाइट चैप्टर के रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।